हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक। इस टॉपिक के हम लोग 2 पार्ट पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए तीसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। 106 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि किसमें जो होता है वह सिट्रिक अम्ल सबसे ज़्यादा होता है। तो सिट्रिक अम्ल जो होता है वह खट्टी चीज़ों में होता है। तो सिट्रिक अम्ल जो होता है सबसे खट्टा कौन सा होता है? नींबू होता है। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा जो होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। कौन सी अम्ल जो होती है हमारे बॉडी के अंदर बनने लगती है, जिसके कारण मांसपेशियों में जो होता है ऐंठन होने लगता है। तो किस अम्ल के कारण ऐसा होता है? तो जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण जो होता है वह ज़्यादा होने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, तो मांसपेशियाँ जो होती है वह ऐंठने लगती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन कहा, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो सही नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। जैसे नींबू, तो नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो यह जो है गलत मिलान है। इमली में जो होता है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दूध खट्टा होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, क्योंकि यही मिलान जो है वो गलत दिया गया है। नींबू के अंतर्गत कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल डैश है। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि कौन सा अम्ल जो है वह सबसे दुर्बल अम्ल है। तो यह इसमें दुर्बल अम्ल सबसे कौन सा है? बेंजोइक अम्ल जो है वह सबसे ज़्यादा दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन कहा, अधिक सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल गर्म किया जाता है, तो एथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल के निर्जलीकरण से हमें एथीन प्राप्त होता है। जब 443 केल्विन पर एथेनॉल को गर्म किया जाता है तो एथेनॉल के निर्जलीकरण के फलस्वरूप हमें एथीन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने में भी किया जाता है। तो किसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है? तो इत्र बनाने में जो होता है एस्टर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एस्टर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन का, फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। तो फटे हुए दूध में जो होता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
113 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि कौन एक जैविक अम्ल है। तो इसमें कौन एक जैविक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह एक जैविक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें जितने भी अम्ल दिए गए हैं जैसे कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, ये सभी किस प्रकार के अम्ल हैं, कार्बनिक अम्ल है। ये जो हैं हमें प्रयोगशाला में बनाए तैयार किए जाते हैं। और जैसे ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह एक जैविक अम्ल है जो नेचुरल प्राकृतिक में पाया जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन का है, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो चींटी के डंक में जो होता है वह कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कहा, शीतल पेय में शामिल होता है। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि शीतल पेय जो होता है उसमें क्या उपस्थित होता है। तो शीतल पेय जो होता है उसमें कार्बोनिक एसिड उपस्थित होता है, अर्थात कार्बोनिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन का है, मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मोलिन में रखा जाता है। फॉर्मोलिन एक डैश होता है। तो फॉर्मोलिन क्या होता है, फॉर्मोलिन जो होता है वह एक जलीय फॉर्मल्डिहाइड होता है जिसमें मृत अंगों को रखा जाता है जिससे वह ताज़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन का है, यौगिकों का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में और उनका आणविक भार श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें एस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब यौगिक के वर्ग में उनका आणविक भार निम्न होने लगता है तो उनका उपयोग सुगंध के रूप में किया जाता है। जब उनका आणविक भार जो होता है श्रेणी में उच्च हो जाता है तो उन्हें प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वह एक एस्टर होता है। 118 नंबर क्वेश्चन का है, इत्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। तो इत्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इत्र बनाने में एस्टर का उपयोग किया जाता है। इत्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, एस्टर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग जो होता है स्वादिष्ट मसाले को भी बनाने में किया जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन का है, फिनोल्फ्थालीन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है। जब फिनोल्फ्थालीन जो होता है उसमें सिरका को डालते हैं तब वह रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्यों रंगहीन हो जाता है, क्योंकि सिरका जो होता है, सिरका में जो होता है वो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है जिसके कारण फिनोल्फ्थालीन का जो रंग होता है वह रंगहीन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन का है, टेबल दानेदार चीनी के रूप में जाने जाता है। जो टेबल दानेदार चीनी जो होता है वह किसको बोला जाता है। टेबल दानेदार चीनी का आखिर नाम क्या होता है, तो टेबल दानेदार चीनी जो होता है सुक्रोज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, सुक्रोज को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन का है, C12H22O11 के रूप में भी जाना जाता है। C12H22O11 जो होता है वह किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, तो यह जो होता है चीनी का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है।
ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन कहा C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। C12H22O11 जो होता है वह लैक्टोज का रासायनिक सूत्र होता है। किसका रासायनिक सूत्र होता है? लैक्टोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन कहा ग्लूकोज में डैश कार्बन अणु उपस्थित होते हैं। तो ग्लूकोज जो होते हैं उसमें कितने कार्बन अणु उपस्थित होते हैं? उसमें कार्बन की जो संख्या होती है वह 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन कहा एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो एमिनो एसिड जो होता है उसमें 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एमिनो एसिड जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में मौजूद है। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि यह जानवरों में मौजूद नहीं होता है बल्कि पौधों में मौजूद होता है। तो क्या मौजूद होता है? स्टार्च जो होता है वह पौधों में जो होता है मौजूद होता है, परंतु जानवरों के अंदर स्टार्च मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन कहा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन कहा प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। जो प्रकाश ऊर्जा से जब पानी के अणु का विखंडन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या एक से अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो जब एक या एक से अधिक अणु जो होते हैं वह आपस में दोहरे या तिहरे बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं तो उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न मौजूद यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है तो उन्हें किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? तो उन्हें डबल विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वहाँ हमेशा ऊष्मा शोषी की क्रिया होती है। तो ऊष्मा शोषी की क्रिया जो होती है वह हमेशा अपघटन अभिक्रिया में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया जो होता है वहाँ भी होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, दहन अभिक्रिया में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा और विस्थापन अभिक्रिया में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो सकती है। तो यहाँ इन तीनों में जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन एक अपघटन अभिक्रिया ही है जहाँ हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया घटित होती है, ऊष्मा का वहाँ अवशोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
131 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि यहाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण जैसे अपघटन, तो किसका अपघटन हो रहा है, फेरस सल्फेट का अपघटन हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ फेरस सल्फेट का अपघटन हो रहा है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा और वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन कहा, दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। कौन सी ऐसी अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत जो होती है वह कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वह अपघटन अभिक्रिया होती है। क्योंकि संयोजन में जो होता है दो पदार्थ के अणु जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, और अपघटन में जो होता है एक बड़ा अणु जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। तो किसके विपरीत होता है, तो अपघटन अभिक्रिया के। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन कहा, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय कराने पर किस नाम से जाना जाता है। तो जब पानी में एक अम्ल और क्षार जो होता है वह विलय कर जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहा, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो वह कौन सी अभिक्रिया जो है जिसमें अम्ल और क्षार जो होता है वह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है वह प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस जो होता है वह आपस में केमिकल रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है। 135 नंबर क्वेश्चन कहा कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया एक डैश का उदाहरण है। तो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है तो वह किस प्रकार के अभिक्रिया को बताता है, तो वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बताता है। किसको बताता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 136 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो कथन एक कहा, हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में जलता है और जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। फिर कथन बी कहा कि ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में होता है। तो यहाँ जो है ऑप्शंस ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो हवा में जलता है तो जल का निर्माण करता है, और उसके साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। और जब ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट जो होता है वह टूटता है, विघटन अभिक्रिया होती है उसकी, तो वह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ ऑप्शंस नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। 137 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से चूज करके बताना है कि कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। जैसे देखते हैं हम ऑप्शंस की तरफ, CuSO4 प्लस H2S जो है वह अभिक्रिया कर रहा है, तो किसका निर्माण कर रहा है, तो यहाँ जो है वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बता रहा है। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। फिर दूसरा Mg3N2 प्लस 6H2O जो बना रहा है 3 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और 2 मोल NH3 को। तो यहाँ जो है
वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ संयोजन अभिक्रिया हो रही है, जिसके थ्रू जो हो रहा है यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण और उसके साथ साथ अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी जो है बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर के बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेंगे, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद ऑप्शन डी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर के साधारण नमक जैसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है और जल का निर्माण होगा, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सिर्फ एक ऑप्शन नंबर बी ही था जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है और यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। 138 नंबर क्वेश्चन कहा ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। तो कौन सी अभिक्रिया घटित होती है, दहन अभिक्रिया घटित होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, दहन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन कहा समीकरण 2CO + O2 जो निर्माण करता है 2CO, यह किस प्रकार का उदाहरण है। तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन का सीमेंट और जल के मध्य रासायनिक क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो सीमेंट और जल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया को जलीकरण के नाम से जाना जाता है। सीमेंट और जल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को जलीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन कहा डैश रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन कहा वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में हम निकेल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, निकेल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन कहा एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। तो जब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो अभिकारकों के बीच जो होता है किसका आदान प्रदान किया जाता है, आयन का आदान प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन कहा 2Mg + O2 जो रासायनिक अभिक्रिया कर 2MgO का निर्माण करता है। तो उपयुक्त अभिक्रिया जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपयुक्त अभिक्रिया जो है कॉम्बिनेशन अभिक्रिया को दर्शाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दर्शाता है अर्थात संयोजन अभिक्रिया को बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन कहा P4O10 + H2O जो अभिक्रिया करके बनाता है 4H3PO4 समीकरण पर ध्यान देते हुए इस समीकरण में आवश्यक जल के कण कितने होंगे। तो जल कितने मोल चाहिए। तो इस समीकरण को क्या करना है, इस समीकरण को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए कितने मोल जल दोने होंगे। तो जो होता है 6 मोल हम जल यहाँ दे देंगे तो ये समीकरण जो हो जाएगा वह बैलेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन कहा दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन कहा इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी
पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्ककाय असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया को दर्शाती है, तो उस यौगिक का नाम क्या होगा? तो उस यौगिक का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2HCO3। क्या होता है? Na2HCO3। यह जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है। इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।